जब हमने मतलब मुश्किल है बड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएमएस एकेडमी। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का जो सेकंड पार्ट बच गया था हमारा, उसे तो सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जनता की दो आवाजें आ रही हैं आज, दोनों का पहले अपन थोड़ा सा सुलटारा कर लेते हैं। तो जनता कह रही है कि सर डिले बहुत हो रहा है, कोर्स बहुत डिले हो रहा है। तो उसके लिए हम हमको बता दें, थोड़ा सा हमारे साथ हेल्थ इश्यू हो गया था बीच में एक, तो इस हेल्थ इश्यू की वजह से बेसिकली हम लोग आई वाज ऑन रेस्ट, थोड़ा सा डिले हो गया इसलिए कि थोड़ा सा मेरे साथ कोई हेल्थ इशू हो गया था, तो उसके कारण मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, रेस्ट में मुझे रहना पड़ा। सेकंड बोल रहे साहब, बच्चे बोल रहे कोर्स कब कंप्लीट होगा। सेकंड बच्चे बोल रहे कोर्स कब कंप्लीट होगा। तो बच्चों दो बात तो ध्यान रखो जिंदगी में हमेशा, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी पढ़ना, दोनों ही डेंजरस है। ठीक है, जल्दी जल्दी खाना और जल्दी जल्दी पढ़ना दोनों ही डेंजरस है। जल्दी जल्दी खाओगे तो मुश्किल हो सकती है वॉमिटिंग, जल्दी जल्दी पढ़ोगे ठीक है तो एग्जाम में हो सकते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो अपना प्रयास ये रहेगा, नो डाउट कोर्स अपन पूरा कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना पढ़े ढंग से पढ़े। ठीक है, क्योंकि कम अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, क्वालिटी वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कचरे से पढ़े हुए से फार बेटर हुआ करता है। फिर भी अपन ट्राई करते हैं, ठीक है, जहां तक अपन कर लेंगे टाइमली सिलेबस पूरा। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन आज से सेकंड पार्ट। लास्ट टर्न पे आपने बोला था साहब कि एक कैटेगरी तो रहेगी अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, एक कैटेगरी रहेगी अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। लास्ट टर्न पे अपन ने बातें की कि साहब न्यूट्रिएंट्स की बात करें, एक कैटेगरी तो थी अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और दूसरी कैटेगरी थी अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पहला नाम आपने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा नाम आपने बोला था फैट और तीसरा नाम आपने बोला था प्रोटीन। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स, मिनरल्स और एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स। ये तीन चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिस्कस करेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स और एलिमेंट्स। ठीक, इसके अलावा जो हमने बात की थी, इसके अलावा हमने दो लिक्विड्स की बात की थी। बिफोर इनटेक ऑफ फूड जनरली जो प्रेफर किया जाता है, जो कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड, ठीक, दैट इज अल्कोहल। एंड आफ्टर इनटेक ऑफ फूड हमने बात की थी वाटर। आफ्टर इनटेक ऑफ फूड हमने बात की थी वाटर की। एक थोड़ा सा दिमाग में रखना, आप अल्कोहल जब भी कंज्यूम किया जाता है तो बिफोर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, या विद इनटेक ऑफ फूड। आफ्टर इनटेक ऑफ फूड अल्कोहल एंजॉय करना ठीक नहीं माना जाता। ठीक, दो नए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक आपने बोल दिया था साहब मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर डाइट, एक आपने बोल दिया था मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर डाइट क्या होना चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70%। ठीक, लेकिन आपने बोला था साहब प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तब आपने बोला था फैट। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप बोलोगे साहब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, पी फॉर प्रोटीन्स और पी फॉर प्राइम इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन प्रोटीन को ही मानेंगे ऑल ओवर, क्योंकि इसके फंक्शंस ही कुछ ऐसे जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है कि साहब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, तो अपन ने बता दी थी, दोनों से जो एनर्जी थी वो है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक, एक नया क्वेश्चन आता है 1 ग्राम अल्कोहल से कितनी एनर्जी मिलती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि साहब प्रति ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा कितनी होती है, दैट इज 7 किलो कैलोरी, दैट इज 7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, अल्कोहल के बाद लोग जिस तरीके से नाचते हैं कूदते हैं, ठीक है, तो एनर्जी तो बेसिकली अल्कोहल देता ही है। ठीक, कितनी देता है वो अपने को याद करके जानिए,
1 ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा होती है 7 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट एग्जामिनर बोलता है खाने से पहले क्यों। ठीक है, बिफोर इनटेक ऑफ फूड क्यों, बिफोर इनटेक ऑफ फूड क्यों, तो उसका रीजन हम बता चुके हैं। बिकॉज ये एब्जॉर्ब कहाँ हुआ करता है, स्टोमक में। स्टोमक में ये क्या इंक्रीज कर सकता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, तो अगर आप बिफोर लिमिटेड अमाउंट में, बिफोर इनटेक ऑफ फूड अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो और उसके बाद आप खाना खा लेते हो बेसिकली, ठीक है, तो जो आपका गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड का जो इफेक्ट है एसिडिटी वाला, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड। ठीक साहब, तो आज के नए क्वेश्चंस में बेसिकली आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, 1 ग्राम अल्कोहल से मिलने वाली ऊर्जा, आज का एक नया क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिफोर इनटेक ऑफ फूड लिक्विड की बात करते हैं अल्कोहल, और आफ्टर इनटेक ऑफ फूड तो हमने पढ़ा था 60-40-20 रूल। तब हमने बात की थी क्लास 1 पे 60-40-20 रूल, 60-40-20 रूल पानी के लिए। ठीक, 60% होता है आपका टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, 40% होता है आपका ICF और 20% होता है ECF। ये सारी बातें हम लास्ट वाली क्लास में कर चुके हैं कि साहब अगर आपके टोटल बॉडी वेट की बात करें, 60% हिस्सा है वो है टोटल बॉडी वाटर। ठीक, अगर आपके बॉडी वेट की बात करें तो उसका 40% जो हिस्सा है वो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और अगर आपके बॉडी वेट के 20% हिस्से की बात करें तो वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे। आज का सेशन बोलता है कि साहब आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपको दिया गया फैट, तीसरा आपको दिया गया प्रोटीन, और चौथा आपको दिया गया विटामिन्स, एलिमेंट्स एंड मिनरल्स यहां से स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। वो कह रहे साहब 4 ऑप्शन दिए गए और आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों क्वेश्चंस के आंसर इन 4 ऑप्शंस में ही है। ठीक, इस तरीके से लिमिटेड सब्जेक्ट से एग्जामिनर इतने सारे क्वेश्चन डिजाइन कर देता है बिकॉज वो टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो कह रहे साहब 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए। पहला आपसे पूछा गया कि साहब अगर आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो आपको इन चारों में से उसका आंसर बताना है। ठीक, अगर आपसे पूछते हैं कि साहब अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग का सीधा सा मतलब होता है मसल मास फॉर्मेशन, मसल मास फॉर्मेशन। तब इन चारों में से आप किसका नाम लेना चाहोगे? एक आपसे पूछते हैं साहब प्रोटेक्टिव फूड, अगर क्वेश्चन आ जाता है इनको जमाना व्हाट इज द प्रोटेक्टिव फूड मोबाइल में पड़ा बनाएगा फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बहुत बड़े आदमी, तब अपना क्या आंसर होगा? ठीक, 4 ऑप्शन, 3 क्वेश्चंस के आंसर 4 ऑप्शंस में से हमको निकालना है। ठीक है, तो जैसे पहला बोला गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, किसको माना जाए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, एलिमेंट्स, मिनरल्स या फिर कोई और, किसको माना जाए? तो आप बताइए सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आता है तो किसको माना जाए? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक साहब, तो लगभग हम सभी को मालूम है अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हमारे दिमाग में नाम आता है ग्लूकोज। अगर बात की जाए रेगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, तब हमारे दिमाग में नाम आता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ दैट आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हो, इन केस ऑफ दैट अगर आप ग्लूकोज इनटेक नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या होगा? फिर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन बनेगा? तब हम समझते हैं ग्लूकोज इनटेक कब नहीं कर पाते आप, जैसे सपोज आप फास्टिंग पे हो, स्टारवेशन पे हो, ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है, या कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें आप ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हो, तब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन बनता है? फैट बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो अपन बोलते हैं साहब प्राइमरली तो होता है अपना ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ फास्टिंग, स्टारवेशन, डिजीज कंडीशन, जब हम ग्लूकोज इनटेक नहीं कर पा रहे किसी कंडीशन से, तब जो एनर्जी सोर्स बन के आता है दैट इज फैट, दैट इज फैट। तो आप एक तरह से ये मान लो कि जो आपका फैट हुआ करता है दैट इज संकट मोचक, दैट इज संकट मोचक। जब भी आप ग्लूकोज इनटेक नहीं कर पा रहे हो तब सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है फैट, और इसीलिए प्रति ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी भी फैट ही दिया करता है। तो इस तरीके से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ठीक। दूसरा अगर बॉडी बिल्डिंग मसल मास फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सभी को पता है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग मसल मास की बात करें तब नाम आता है प्रोटीन्स, का। प्रोटीन्स आंसर बनेंगे बॉडी बिल्डिंग मसल मास फॉर्मेशन का। अब एक आता है प्रोटेक्टिव फूड किसे बोलते हैं, तो कैसा प्रोटेक्टिव का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे उस फूड की कैटेगरी में किसको रखा जाए। तब हम नाम लेना पसंद करेंगे विटामिन, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। तो 4 ऑप्शन से आपको 2-3 क्वेश्चन उसने जनरेट किया, कौन सा आपके एग्जाम में दिखेगा उसी हिसाब से आप टैकल कर लेना। वहां पर सोर्स की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट रेगुलर सोर्स है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम फैट की फॉर्म में सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो आंसर कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर बोथ, इनमें से आपको कुछ एक दिखाई देगा। बॉडी बिल्डिंग मसल मास की बात होती है तब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। बात अगर प्रोटेक्टिव फूड आ जाए तो उसको जोड़ लेना इम्यूनिटी से जोड़ोगे तो नाम आएंगे विटामिन, मिनरल्स और कुछ एलिमेंट्स। तो कैसा प्रोटेक्टिव फूड की बात करोगे आप, तो पहला इंपॉर्टेंट नाम तो विटामिन, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नाम मिनरल्स, और तीसरा कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब विच अमंग द फॉलोइंग विच इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये क्वेश्चन हमसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कौन है, ठीक। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ ले। तो कैसा एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस हुआ करते हैं जो बेसिकली इनहिबिट करते हैं फ्री रेडिकल एनर्जीज को, फ्री रेडिकल्स जो बेसिकली बॉडी में डैमेज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स डैमेज। साहब एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस हुआ करता है जो बॉडी में हर दिन होने वाली फ्री रेडिकल जो इंजरीज हुआ करती है, डैमेज हुआ करती है, उनको कम करता है, उनको इनहिबिट करता है, ठीक है। उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल डैमेज बोल सकते हो, फ्री रेडिकल इंजरीज बोल सकते हो, ठीक। तो इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो, ठीक है, टाइम के साथ आपके एज का बढ़ना या बॉडी में डिजेनरेसी आना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो रोल है वो फ्री रेडिकल्स डैमेज के कारण ही हो रहा है बेसिकली। तो जो एजिंग प्रोसेस है, जो डिजनरेशन प्रोसेस है, वो फ्री रेडिकल इंजरीज के कारण ही हो रहा है, ठीक। तो इस इंजरीज को आप जितना इनहिबिट करके रख सकते हो उतना बेसिकली एजिंग के इफेक्ट आपको कम दिखेंगे समय से पहले। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में आपको याद रखना है 3 तो है विटामिन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में 3 तो है विटामिन और 2 है एलिमेंट्स, ठीक है, 3 तो है विटामिन, 2 है एलिमेंट। ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट में। 3 विटामिन में कौन कौन से हैं? 3 विटामिन में आपको बोलना है साहब, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के क्वेश्चन में 3 तो विटामिन दिमाग में रख के जाना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक। बोला भी है, ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोला करते थे कि अगर आप गाजर का सेवन करते हो तो ये आपकी आंखों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, मतलब आपको चश्मा लेट चढ़ेगा, आप बूढ़े लेट हो गए, एंटीऑक्सीडेंट है बेसिकली। ऐसे बोलते साहब, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला कि अगर आप एक आंवला एक दिन का भी खा लेते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा, बिकॉज एजिंग इफेक्ट आपको समय से पहले नहीं आएंगे, ठीक। ऐसे बोलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के सोर्सेज हुआ करते हैं फैट, विटामिन ई के सोर्सेज होते हैं फैट, फैटी फूड, ठीक। ये हम आगे पढ़ लेंगे। 2 है एलिमेंट अपने, 2 एलिमेंट जिसके नाम आपको याद करके जाने हैं। पहला एलिमेंट आप इन दिनों सुन रहे होंगे, कोरोना में न्यूट्रिएंट की फॉर्म में जो दिया जा रहा है उसमें 2-3 नाम फिक्स है, ठीक है। एक दिया जा रहा है विटामिन सी, एक दिया जा रहा है जिंक, एक दिया जा रहा है कैल्शियम और विटामिन D3, ठीक है। ये अगर आप सुन रहे हो तो इस वक्त कोविड चल रहा है, कोविड-19 में अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो जो आपके आसपास चल रहा है वहीं से ही सीख लो ना आप, ठीक। वो कह रहा है कि अगर आप बात करोगे कोविड की न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, तो प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं जिंक, प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं आपका विटामिन सी, और प्रैक्टिशनर लिख रहे हैं कैल्शियम और D3, कैल्शियम और D3, ठीक। कैल्शियम और जो D3 लिखा जा रहा है वो तो बेसिकली वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है, वीकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो जिंक और विटामिन सी लिखा जा रहा है वो है एंटीऑक्सीडेंट नेचर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बेसिकली जिंक और विटामिन सी खिलाया जा रहा है। कोई बात नहीं,
अपने को तो एग्जाम में इतना पूछा था कि साहब एंटीऑक्सीडेंट्स में, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं, तो आपके दिमाग में 5 नाम होने चाहिए, ठीक है, टोटल 5 नाम होने चाहिए। 5 में से 3 तो आपके विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन, और अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 2 है एलिमेंट, एक का नाम है जिंक, एक का नाम है जिंक और दूसरे का नाम है सेलेनियम, और दूसरे का नाम है सेलेनियम। एक क्वेश्चन आप ये जरूर से तैयार करके जाइएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है इन पांचों में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन रिलेटेड विद विटामिन है तो विटामिन ए या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन ई। क्वेश्चन अगर एलिमेंट्स से रिलेटेड है तो 2 एलिमेंट्स के अपने दिमाग में नाम रखना, एक है आपका जिंक जो कि कोविड में भी खिलाया जा रहा है, एक आपका सेलेनियम, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली रिलेटेड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो क्वेश्चन आया करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आएगी आरडीए, ठीक है, एक टर्म बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली है आगे, आरडीए, ठीक है। इसके बारे में दो तीन पॉइंट अपने को पता होने चाहिए हल्के से। एक तो इस आरडीए का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना पसंद करते हो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ठीक। कुछ जगह डेली भी लिखा हुआ है लेकिन ज्यादा सही डाइटरी को ही माना जाता है, ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन जैसे प्रोटीन्स के लिए लिखा जाता है कि सब कितना प्रोटीन खाना चाहिए अमूमन एक इंसान को एवरेज है रोज का, तो अपन बोलते हैं 1 ग्राम पर केजी पर डे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। ये है आरडीए का उदाहरण, आरडीए का मतलब उत्तर क्या है बेसिकली। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस कितना है, किस एज ग्रुप में कितना है, जैसे एग्जांपल लिया प्रोटीन्स का 1 ग्राम पर केजी पर डे। ये कह रहा है कि साहब अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उससे 70 ग्राम पर डे का प्रोटीन खा लेना चाहिए, उसे 70 ग्राम पर डे का प्रोटीन खा लेना चाहिए, ठीक। ये तो रहा एग्जांपल। आरडीए शब्द से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है कि आरडीए जो जनरेट किया गया है उसका सोर्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसका सोर्स है स्टैटिस्टिक्स। आरडीए जो बनाया जाता है, आरडीए जो कंसेप्ट आया है, आरडीए कंसेप्ट बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से आया है। अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपने से सिर्फ ये पूछेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा आरडीए इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला। तो आपको बोल के आना है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैटिस्टिक्स का सोर्स है, आरडीए का सोर्स कहाँ से आया आरडीए बेसिकली। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा क्या मतलब होता है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक, क्या मतलब होता है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बोला साहब कि एक ऐसी वैल्यू बेसिकली which satisfies dietary needs of at least 97%, 5% of population, 90%, 5% of population, ठीक है। मतलब जिस देश की इकोनॉमी या जिस देश की जियोग्राफी या जिस देश का हेल्थ स्टेटस जैसा होता है वैसा ही आरडीए डिसाइड किया जाता है। अपने से चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आया कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स से आया बेसिकली। तो डीप स्टैटिस्टिक्स जब आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको शब्दों के मतलब समझ में आने लगेगी। तो आपको बोलना है मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आया। दूसरा मतलब क्या होता है इसका, कुल मिला के अगर आपकी कंट्री में 100 लोग हैं तो कम से कम 98 लोगों को तो वो डाइटरी नीड पूरी हो एटलीस्ट, ठीक है। उस वैल्यू को अपन बोलते हैं आरडीए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साहब क्या बच्चों को उतना ही खिलाया जाता है इतना एडोलसेंट को नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। एडोलसेंट को उतना ही खिलाया जाता है उतना एडल्ट को नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। ओल्ड एज को उतना ही खिलाया जाता है इतना एडल्ट को नहीं, वापस थोड़ा सा अपन कम कर देते हैं। कुल मिला के आरडीए चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू एज, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो फीमेल्स को खिलाया जाता है कम, मतलब फीमेल्स को रिकमेंडेड है कम, मेल्स को रिकमेंडेड है ज्यादा, ठीक। तो आरडीए सेक्स पे भी डिपेंड करता है। तीसरा आरडीए इस पे भी डिपेंड करता है कि हेल्थ कंडीशन कैसी है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है कि फिर कोई डिजीज कंडीशन है, आरडीए उस पे भी बेसिकली डिपेंड करता है। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को अपन ग्लूकोज रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, कोई बात नहीं। 100 बातों की एक बात, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा आरडीए इज ए कांस्टेंट टर्म की वेरिएबल, तो आपको सिर्फ बोल के आना है इट इज वेरिएबल, चेंज तो हो सकती है, इट इज वेरिएबल, ठीक। तो 3 क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना जो हमसे वहां पूछे जा सकते हैं। पहला, आरडीए का सोर्स क्या है, तो आप बोलना स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, एक कॉमन सा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो जनरली यूज किया करते हैं, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि साहब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 97.5% पॉपुलेशन तो कम से कम कवर हो जाए उस डिमार्केशन से। तीसरा, आपसे पूछेंगे कांस्टेंट वैल्यू है कि वेरिएबल, तो वो हम समझते हैं एज के साथ, सेक्स के साथ या फिर हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो आरडीए का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो 3 पॉइंट थोड़े से अपने दिमाग में रख के जाना, इससे ज्यादा डीप वो आपसे नहीं पूछेगा आरडीए के बारे में, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है एलर्जी को लेके।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था अपने से एनर्जी को लेके, इस पे भी एक क्वेश्चन जनरली बन जाता है एनर्जी को लेके। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। इंडियन रेफरेंस मैन और एक होता है इंडियन रेफरेंस वुमेन। एक ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सिंपल देखे जाते हैं। वो कह रहा है इतना तो हम समझते ही हैं कि साहब अमेरिकन की हाइट उतनी है जितनी इंडियंस की, नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अगर चाइनीज़ और जापानीज़ की बात करें तो चाइनीज़ और जापानीज़ की हाइट उतनी है जितनी इंडियंस की, नहीं थोड़ी सी कम है। मतलब हर देश की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला बेसिकली कोई ना कोई बॉडी सेटअप तो है, ठीक है। हमें और कंट्रीज़ के बारे में नहीं जानना है, हमें अपनी कंट्री का तो पता होना चाहिए कि साहब इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन के स्टैंडर्ड से डेटा थोड़े से क्या है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा पीडियाट्रिक ओपीडी में तो आप हर बच्चे का वजन लेना पसंद करते हो पीडियाट्रिक ओपीडी में तो, बट अगर आप एडल्ट ओपीडी में बात करें तो एडल्ट ओपीडी में जनरली वेट नहीं लिया जाता है। मतलब आप मान के चलते हो कि हाँ इसका वेट इतना होगा, ठीक। मतलब आपको आइडिया है कि इंडिया में जनरली मेल फीमेल एडल्ट की बात करें तो इनका वेट इतना होता होगा। इस पे अपने से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन रेफरेंस मैन, इंडियन रेफरेंस वुमेन। क्वेश्चन सिंपल आएंगे, गिनती के 4 पॉइंट अपने को समझने। पहला वो आपसे पूछेगा एज, पहला वो आपसे पूछेगा एज। इंडियन रेफरेंस मैन, इंडियन रेफरेंस वुमेन किस एज ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। दूसरा वो आपसे पूछेगा वेट, दूसरा वो आपसे पूछेगा वेट। तीसरा वो पूछेगा आपसे हाइट, तीसरा वो पूछेगा हाइट, वेट और हाइट, ठीक है। और इतना लगभग आप सभी लोग समझते हो। अगर आपके पास किसी व्यक्ति का वेट है, अगर आपके पास किसी व्यक्ति का हाइट है, तो आप एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। उस इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का नाम हुआ करता है बॉडी मास इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। फॉर्मूला भी काफ़ी लोगों को आता ही होगा। फॉर्मूला बोलता है कि साहब ऊपर रखा जाता है वेट किलोग्राम्स में, नीचे रखा जाता है हाइट का स्क्वायर, लेकिन हाइट होनी चाहिए मीटर में, हाइट होनी चाहिए मीटर में। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे जो हाइट लिखी जाती है वो मीटर्स में होती है। इस पर थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके चलना, गलती हो जाती है एग्जाम। तो कह रहा है साहब कंसेप्ट को समझना बहुत ईजी है। हर कंट्री की इकोलॉजी, हर कंट्री की इकोनॉमी, हर कंट्री का ज्योग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से बेसिकली हर कंडीशन की मेल और फीमेल पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग अलग है। तो हमको सिर्फ अपनी कंट्री के डेटा पता होना चाहिए कि इंडियन रेफरेंस मैन के डेटा बेसिकली कहाँ वेरी करते हैं, इंडियन रेफरेंस वुमेन में, ठीक। एग्जाम में लिखा हुआ है इंडियन रेफरेंस मैन या फिर इंडियन रेफरेंस वुमेन, ठीक। पहला आता है एज, पहला आता है एज। एज दोनों के लिए कॉमन है। 18 से 29 साल का जो एज ग्रुप है, 18 से 29 साल का जो एज ग्रुप है उसे बेसिकली कंसीडर किया जाता है इंडियन रेफरेंस मैन या इंडियन रेफरेंस वुमेन के करस्पॉन्डिंगली। यही एज ग्रुप क्यों चुना, तो ये हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यही एज ग्रुप बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्टिव है, ठीक है। प्रोडक्टिव का मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है मैक्सिमली, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, इसलिए इस एज ग्रुप को माना जाता है फिजिकली और मेंटली एक्टिव ग्रुप, ठीक। तो अपने से क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर इंडियन रेफरेंस मैन या फिर इंडियन रेफरेंस वुमेन। दोनों के लिए आंसर सेम है। 18 से 29 साल की जो रेंज होती है उसमें मैन इंडियन या वुमेन इंडियन, उसको बोलते हैं इंडियन रेफरेंस मैन एंड वुमेन। वेट की बात करें तो जायज़ सी बात है, मैन का वेट ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, वुमेन का वेट कम कंसिडर किया जाता है, लेकिन कितना, तो आपको बोल के आना है साहब। इंडियन रेफरेंस मैन की बात करोगे तब अपन बोलते हैं 60 kg। यही बात हम कर रहे हैं कि पीडियाट्रिक ओपीडी में तो आप हर बच्चे का वजन लेके फिर दवाई लिखते हो, लेकिन एडल्ट अगर कोई आता है तो जनरली आप उसका वेट नहीं लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ वेट तो है ना, वही एग्जामिनर पूछता है अपने से इंडियन रेफरेंस मैन का वेट कितना होता है, 60 किलोग्राम, ठीक है। इंडियन रेफरेंस वुमेन का वेट कितना होता है, तो वो होता है 55 किलोग्राम, वो होता है 55 किलोग्राम। पहले 50 किलोग्राम था इंडियन रेफरेंस वुमेन का, अब 55 किलोग्राम कर दिया है। तो इसमें गलती ना कर दीजिएगा आप, पहले 50 था अब कर दिया गया 55 किलोग्राम, ठीक। हाइट की बात करें तो जायज़ सी बात है, जनरली मेल्स की हाइट अपन कंसिडर करते हैं ज़्यादा और फीमेल्स की हाइट अपन कंसिडर करते हैं कम, ठीक है। बट कितनी, तब आप बोलोगे कि 1.7 मीटर्स, 1.7 मीटर्स तो है मेल के लिए और 1.6 मीटर्स है फीमेल के लिए। 1.7 मीटर्स है मेल के लिए और 1.6 मीटर्स है फीमेल के लिए। एग्जैक्टली बात करोगे, अगर कोई एग्जैक्टली याद रखना चाहे तो रख लेना, ये है 1.73 मीटर्स और ये है 1.7 और 1.6, ये आपका 1.6 मीटर 1.61 मीटर्स, 1.61 मीटर्स। तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई याद रखे तो ठीक, ना रखे तो ठीक, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4 ऑप्शन में से एक छाटना पड़ता है, तो आप कंसिडर कर लेना। तो इस तरीके से आपने बोला कि साहब एज ग्रुप दोनों के लिए कॉमन 18 से 29 ईयर्स। वेट किसका ज़्यादा, मेल का। हाइट किसकी ज़्यादा, मेल की, ठीक है।
बट फ्रेंड्स बच के रहना, बीएमआई में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। बीएमआई में गड़बड़ नहीं करनी अपने को। बीएमआई ज़्यादा होता है फीमेल का और कम होता है मेल का, तो एक तो बीएमआई में गलती नहीं करनी है अपने को, बीएमआई इज इम्पोर्टेंट, ठीक। अब वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि आप वेट और हाइट को कैलकुलेट करके बेसिकली वहाँ कैलकुलेट करो, हो सकता है अपने से गलती हो जाए, तो आप घर से ही याद करके चले जाना बीएमआई, इंडियन रेफरेंस मैन और वुमेन का, वहाँ टाइम की बचत हो जाएगी थोड़ी सी अपनी। तो मेल के रेस्पेक्टिवली अपन लिखना पसंद करते हैं 20 और फीमेल्स की रेस्पेक्टिवली जो वैल्यू आती है वो होती है 21। मेल की होता है 20 और फीमेल का आता है 21। तो ये गिनती के 4 पॉइंट है जो आपको इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन के एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। एज ग्रुप क्या है वो बताना होता है 18 से 29, वेट क्या है बताना होता है, मेल का ज्यादा 60, फीमेल का कम 55, हाइट क्या है ये बताना होता है, मेल की ज्यादा 1.63 मीटर्स, फीमेल की कम 1.61 मीटर्स। फिर होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो अपने को घर से ही रन करके जाना है ताकि वहाँ अपना टाइम बच जाए। फीमेल का होता है ज्यादा 21 और मेल का होता है कम 20। ये आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना वहाँ पे घर पे, ठीक है। ज्यादा आएगा फीमेल का और मेल का आएगा थोड़ा सा कम। एक तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी इंडियन रेफरेंस मैन और वुमेन की। ये स्लाइड हमने इसलिए डिस्कस की है क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो इसी पे ही बेस्ड है बेसिकली। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जो हम बात करने जा रहे थे अभी एनर्जी वाली, वो इसी पे बेस्ड है। एनर्जी वाली जो स्लाइड है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। ये कुछ बच्चों ने डाला है स्लाइड में, इस पे बीएमआई का जो फॉर्मूला है इसको जो नाम दिया जाता है, बीएमआई का जो फॉर्मूला है इसको जो नाम दिया जाता है दैट इज क्विटलेट इंडेक्स, दैट इज क्विटलेट इंडेक्स। ये किसी ने डाला है पॉन्डल इंडेक्स। ये जो अपने फॉर्मूला लिखा है ऊपर वेट किलोग्राम से नीचे हाइट मीटर और उसका स्क्वायर करना बेसिकली, इसको अपन नाम देते हैं क्विटलेट इंडेक्स। क्विटलेट इंडेक्स ये चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो पॉन्डर इंडेक्स है, ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज है वो बीएमआई निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो ये लिखा गया है वेट किलोग्राम से नीचे हाइट का स्क्वायर मीटर में, इसको बोला जाता है क्विटलेट इंडेक्स, ठीक है। पॉन्डर इंडेक्स को नहीं बोला जाता, बीएमआई निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हुआ करते हैं, वो आप देख लें। नेक्स्ट स्लाइड बात करती है एनर्जी की। नेक्स्ट स्लाइड बात करती है आपकी एनर्जी की, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है एनर्जी वाले। क्वेश्चन कैसे आएगा बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि साहब आपसे पूछा जाएगा किसको एक दिन की कितनी किलो कैलोरी चाहिए होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर डे मिलने वाली ऊर्जा किलो कैलोरीज में पूछी जाएगी अपने से। एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस मैन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस वुमेन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस मैन, एक होगा आपका इंडियन रेफरेंस वुमेन। ये स्लाइड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपसे एनर्जीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन में देख लेना है कि जो उसकी वर्क हैबिट है वो कैसी है बेसिकली वर्क हैबिट। तो अपन 3 शब्द समझ लेते हैं। एक शब्द हुआ करता है सिडेंट्री, एक शब्द हुआ करता है सिडेंट्री, एक हुआ करता है मॉडरेट और एक हुआ करता है हैवी। वर्क हैबिट्स, वर्क हैबिट्स। पहले तो अपन 3 शब्दों का मतलब समझ लीजिए। पहला है आपका सिडेंट्री, दूसरा है आपका मॉडरेट, तीसरा है आपका हैवी। तो साहब जो आदमी सिडेंट्री का मतलब जो जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हुआ करती है बेसिकली, उससे अपन बोलते हैं सिडेंट्री, ठीक। मॉडरेट की अगर हम बात करें, मॉडरेट मतलब ठीक है कि वो सब फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है। मॉडरेट का मतलब जिसने डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, इन तीनों को बैलेंस किया हुआ है, इन तीनों को बैलेंस किया हुआ है, दैट इज मॉडरेट वर्क एक्टिविटी, ठीक। हैवी का मतलब आप कह सकते हो, हैवी का मतलब आप कह सकते हो जैसे रिक्शे वाले होते हैं, ठीक है, रिक्शे वाले, लेबर क्लास, ये जो लोग हुआ करते हैं ये आते हैं हैवी वर्क वाली कैटेगरी में। सिडेंट्री की बात करें तो जो बिजनेस क्लास है, कोई बात नहीं। 3 अपना वर्क हैबिट होती है, सिडेंट्री वर्क हैबिट, मॉडरेट वर्क हैबिट, हैवी वर्क हैबिट। इसके छोटे से अपने एग्जांपल से समझ लिए। सिडेंट्री का मतलब हुआ करता है कि जिसका डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज ये तीनों बैलेंस नहीं है। डाइट पैटर्न उसका इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, रेस्ट कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, इस तरह की लाइफस्टाइल को हम बोलते हैं सिडेंट्री लाइफ हैबिट। मॉडरेट का मतलब होता है डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, ये तीनों बैलेंस वे में चल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं मॉडरेट वर्क हैबिट। हैवी वर्क हैबिट का मतलब होता है कि काम कर रहा है ज्यादा, ठीक है, लेकिन कैलोरीज और न्यूट्रिएंट ले रहा है बहुत कम, ठीक। तो जैसे लेबर क्लास का एग्जांपल आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो, हैवी वर्क हैबिट। अपने से पूछेंगे एनर्जीज, किसको कितनी एनर्जी, तो 2 चीजें दिमाग में रखना, ठीक। एक तो हर लेवल पे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, मेल को कि फीमेल, ये थोड़ा सा आपको सोच के बताओ। हर लेवल पे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी, मेल को कि फीमेल, हर लेवल पे, हर लेवल पे एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अपन समझते हैं, ठीक। एक चीज तो अपन ये दिमाग में रखेंगे, हर लेवल पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी मेल को
और कम एनर्जी चाहिए होगी फीमेल को, ताकि 4 ऑप्शंस में से अपने को सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन कम होगी। तो ज़्यादा एनर्जी मेल को चाहिए होगी और कम एनर्जी फीमेल को चाहिए होगी। तीसरा जैसे जैसे आप सीडेंट्री से मॉडरेट की तरफ जाओगे, एनर्जी जो वैल्यूज़ है किलो कैलोरीज वो बढ़ती जाएंगी। तो इससे अपने को जो 4 ऑप्शंस होंगे उनसे सेलेक्ट करने में थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा। 2 बातें दिमाग में रखनी है, हर लेवल पे मेल को ज़्यादा चाहिए होगा, फीमेल को कम चाहिए होगा। सीडेंट्री से ज़्यादा चाहिए होगा मॉडरेट को, और मॉडरेट से ज़्यादा चाहिए होगा हैवी वर्क वाले को कैलोरीज। ठीक, क्या है वैल्यूज़, तो आप सिर्फ इतना दिमाग में रखना। ठीक है, अब आपको सिर्फ 6 नंबर दिमाग में रखने। कितने नंबर? 6 नंबर। ठीक, क्वेश्चन तो वैसे 10, 20, 50 भी बना सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखना 6 नंबर। पूरे साहब यहाँ याद किया आपने 23, यहाँ आपने याद किया 23, यहाँ 27 और यहाँ 35, यहाँ आपने याद किया 19, यहाँ 22 और यहाँ 29। बस ये 6 नंबर जो दिमाग में रख सकता है उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। ठीक, मेल के रेस्पेक्टिव आपने बोला 23, 27 और 35, फीमेल के रेस्पेक्टिव आपने बोला 19, 22 और 29। इससे आप वहाँ रिकॉल कर जाओगे। कैसे यूज़ करना है मैं बताता हूँ। एक तो हर लेवल पे मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है कम, मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है, मेल की है ज़्यादा, फीमेल की है कम। ठीक, जैसे जैसे आप सेडेंटरी से हैवी की तरफ जा रहे हो वैल्यूज बढ़ रही है। 6 नंबर आप दिमाग में रख लेना, इतना काफ़ी है अपने लिए क्वेश्चन को क्रैक करने का। ठीक, वो कह रहे हैं बस बात इतनी सी है कि 23 किलो कैलोरी, 27 किलो कैलोरी, 35 किलो कैलोरी तो बच्चे के हिसाब से भी बहुत कम है। तो मतलब ये वैल्यूज बेसिकली 23, 27 और 35 तो नहीं रही होगी। तो ठीक है, बात सही है। एक्चुअली ये है 2300, ये है 2700, ये है 3500, ये है 1900, ये है 2200 और ये है 29। ठीक, और उससे भी अच्छी बात इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 2320, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2700, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2730 और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 3490, इसकी है 2230 और इसकी है 2850। तो इतने सारे नंबर याद रख के एग्जाम में कंफ्यूजन्स के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं 6 नंबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है 23, 27, 35, 19, 22 और 29। बाकी तो आप क्वेश्चन देख के समझ ही जाओगे कौन सा आपको ऑप्शन टिक करना है। तो जो इसकी रियल वैल्यूज जो आपको बॉक्स में मिलेंगी उन रियल वैल्यूज को आप मत रखना, उससे क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। आपसे पूछा गया साहब एक हैवी वर्कर फीमेल है, तो उसे पर डे का उसे कितना किलो कैलोरी चाहिए पर डे। ठीक है, और कितना उसे चाहिए प्रोटीन पर डे, कितना उसे चाहिए प्रोटीन पर डे का। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा आया। एक हैवी वर्कर है, फीमेल हैवी वर्कर है, उसे पर डे का कितना कैलोरी चाहिए होगा। ठीक है, और कितना प्रोटीन चाहिए होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया गया 2320, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 3490, एक आपको ऑप्शन दिया गया साहब 1900, एक ऑप्शन आपको दिया गया 2850। अब एक बार जरा सोच के देखो, अगर आप सारे नंबर उसी तरह याद करोगे जो रियल वैल्यूज है तो वहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होना वाजिब है। इससे बढ़िया तो अपने दिमाग में 6 नंबर ले आना, काम हो गया। वो कह रहा है साहब जिस बच्चे ने ऐसी तैयारी की हुई थी यार मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, ये है 23, ये है 35, ये है 19 और ये है 29, उसका तो भला होना डैम श्योर। ठीक, उसको तो एग्जाम में 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा, वो तो 2 मिनट में समझ जाएगा कि जो 2320 लिखा गया है वो लिखा गया है बेसिकली सीडेंट्री मेल के लिए, जो आपने 35 लिखा है वो लिखा है आपने हैवी मेल के लिए, जो आपने 1900 लिखा है वो है बेसिकली सीडेंट्री फीमेल। अपने आप ही आपका आंसर आपके दिमाग में आ जाए। ठीक, एनर्जी का कोई क्वेश्चन आता है तो दिमाग में सिर्फ 6 नंबर रख लेना, उस 6 नंबर से आप 4 ऑप्शन देके आराम से रिकॉल कर जाओगे कि इस आंसर का एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। तो सीडेंट्री का मतलब 2300, मॉडरेट का मतलब 2700, हैवी का मतलब 3500 मेल की बात है। फीमेल के रेस्पेक्टिवली सीडेंट्री का मतलब 1900, मॉडरेट का मतलब 2200 और हैवी का मतलब 2900। ठीक, एक्चुअल वैल्यूज बात दी जाएंगी, ये तो कंफर्म है। छाटना कैसे ये अपने थोड़ा सा क्लियर कर ली। एक रह गया प्रोटीन का इशू, प्रोटीन का क्या करें। एक रह गया प्रोटीन का इशू। प्रोटीन में तो कभी दिक्कत है ही नहीं। प्रोटीन तो कह रहा है यार अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला इंडियन रेफरेंस मैन और इंडियन रेफरेंस वुमेन, प्रोटीन में कोई दिक्कत कभी रहेगी नहीं। वो कह रहा है मैन का वेट आपने अज्यूम कर रखा है 60 kg और वुमेन का वेट आपने अज्यूम कर रखा है 55 kg। प्रोटीन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया और आपसे पूछा जाता है कि आप एक ऑन एन एवरेज एडल्ट मेल को कितना प्रोटीन खाना चाहिए पर डे का, तो आपको बोल देना है साहब 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए मेल को और 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए फीमेल को। 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए फीमेल। तो कैलोरीज का क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया 6 नंबर से आपको करेक्ट करना है। प्रोटीन का क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रोटीन में अपन मान के चलते हैं, अंडरस्टूड है, जब तक कुछ डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी लेवल पे प्रोटीन मेल के लिए रहेगा 60 ग्राम पर डे प्रोटीन, और किसी भी लेवल पे फीमेल के लिए प्रोटीन रहेगा 55 ग्राम पर डे। क्योंकि अभी आप पिछली स्लाइड में इनका वेट डिफाइन कर चुके हो। इंडियन रेफरेंस मैन का वेट 60 kg तो 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 60 ग्राम पर डे, और इंडियन रेफरेंस वुमेन की बात होगी तो 55 kg वेट है तो 55 ग्राम पर डे चाहिए होता है प्रोटीन।
कैलोरीज और प्रोटीन का कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर, क्वेश्चन की भाषा बदलते ही गड़बड़ होगी। कैसा वही क्वेश्चन जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हैवी वर्कर, वही फीमेल, ठीक है, पर ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में उसने लिख दिया आपकी बात कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, नाउ शी इज प्रेग्नेंट, 2 किलो कैलोरी पर डे कितना चाहिए, 2 किलो कैलोरी पर डे कितना चाहिए होगा, ठीक। 4 ऑप्शन उसने आपको दे दिए, ऑप्शन लिखे उसने। पहला ऑप्शन वही लिखा जाएगा जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है या गलती करने के लिए मजबूर कर सकता है। पहला ऑप्शन उसने लिखा 2850, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा 35, दूसरा ऑप्शन उसने लिखा 3490, तीसरा ऑप्शन उसने लिखा 2730 और चौथा ऑप्शन उसने लिखा 3200। चौथा ऑप्शन उसने लिखा 3200 किलो कैलोरीज। एक हैवी वर्कर है, फीमेल है, वैसा ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में उसने कंडीशन रख दी है, नाउ शी इज प्रेग्नेंट। तो इतना तो हम समझते ही हैं कि साहब प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है, इतना तो हम समझते ही हैं कि प्रेगनेंसी बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मानी जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मानी जाती है। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या हम बढ़ा देते हैं, ठीक। अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा दिए जाएंगे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट तो नहीं है, कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट तो नहीं है। नाम समझ रहे आराम से, क्योंकि जो फर्स्ट हुआ करता था वो तो था हैवी वर्कर, फीमेल, नॉन प्रेग्नेंट। तो पहला तो इसका हो नहीं सकता। दूसरा जो दिया गया है वो है साहब हैवी वर्कर, मेल, दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा इसने दिया है साहब मॉडरेट वर्कर, मेल, तीसरा भी नहीं हो सकता। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करते तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। अगर आप इस क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करते तो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाता आराम से, ठीक। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसके लिए हमें एक स्लाइड शेयर कर लेनी चाहिए। तो साहब एक स्लाइड हमें दिमाग में रख के जानी है, वहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक स्लाइड अपने को दिमाग में रख के जानी है। ओके साहब, जो नॉर्मल फीमेल है उससे तो नो डाउट उससे ज़्यादा चाहिए होता है प्रेग्नेंट फीमेल, उससे ज़्यादा चाहिए होता है प्रेग्नेंट फीमेल, नॉर्मल फीमेल से ज़्यादा कैलोरी चाहिए होती है प्रेग्नेंट फीमेल। अगर आप बात करोगे लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन में एक फेज आती है लैक्टेशन फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक। एक फेज आती है लैक्टेशन लास्ट 6 मंथ। ये वो संभावित क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साहब किस लेवल पे कितनी एनर्जी बढ़ा दी जाती है। एनर्जी तो बढ़ेगी, नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट से ज़्यादा लैक्टेशन फर्स्ट मंथ, उसके बाद हम घटा देते हैं कितनी है, कहाँ पर एनर्जी। तो साहब प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा जो कैलोरीज दी जाती है वो दी जाती है 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, ठीक, नॉर्मल से। यहाँ आप देते हो 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, ठीक है, और यहाँ आप देते हो 520 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट, सबसे ज़्यादा पहले 6 महीने आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक। उसके बाद अगर बात करें बाद वाले 6 महीने, तब प्रेगनेंसी से ज़्यादा लेकिन पहले 6 महीने से कम 520 किलो कैलोरी। तो सब नॉर्मल से ज़्यादा प्रेग्नेंट को क्यों दे रहे हो, तो बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में न्यूट्रिएंट बढ़ाने पड़ेंगे, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो आप लोग एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 350 किलो कैलोरी। ओके साहब, यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों है, तो ये भी आपके दिमाग में आंसर है। पहले 6 महीने सबसे ज़्यादा कैलोरीज क्यों दी जा रही है उसका भी आंसर आपके दिमाग में है, क्योंकि पहले 6 महीने जो प्रैक्टिस यूज की जाती है उसे नाम देना पसंद करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, ठीक। और जो लास्ट के 6 महीने होते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, तब हम देना पसंद करते हैं 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा है बेसिकली, ठीक। अगर तीनों स्टेज पे अगर आपसे प्रोटीन भी पूछ ले तो बता देना। अगर तीनों स्टेज पे अगर आपसे प्रोटीन भी पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन दिया जाता है 23 ग्राम एक्स्ट्रा, ठीक। लैक्टेशन लेवल पे दिया जाता है 19 ग्राम एक्स्ट्रा पहले 6 महीने, और लास्ट वाले 6 महीने दिया जाता है 13 ग्राम एक्स्ट्रा। तो जहाँ हमने प्लस का साइन है वो सब एक्स्ट्रा नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो तो रहेंगी ही रहेगी। अब वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी नजर आएगा। अब वो कह रहा है कि यार बात तो सही है, अगर बात करें नॉर्मली हैवी वर्कर फीमेल को कितनी चाहिए तो आंसर कुछ और होगा, ठीक। अगर वही प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए तो आंसर कुछ और होगा, ठीक। और अगर वही प्रेग्नेंट पूछते टोटल कितनी चाहिए तो आंसर कुछ और होगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से एग्जाम्स में एक ही टॉपिक को लेके वो एक से ज्यादा क्वेश्चन जनरेट कर देता है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपको इजी ही नजर आएगा। जैसे उसने 3 क्वेश्चन जनरेट किए, आपने तीनों को समझा हुआ था। उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा नॉर्मली कितना चाहिए होता है हैवी वर्कर फीमेल को, तो अपन बोलेंगे 19, 22, 29। नॉर्मली चाहिए होता है 2850 किलो कैलोरी। बट अगर वही फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो अब ध्यान से पढ़ लेना, एग्जामिनर ने क्या लिखा है, एक्स्ट्रा कितनी देनी है। तो एक्स्ट्रा में तो साहब हम बोलेंगे एक्स्ट्रा में मात्र दी जाती है 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, ठीक। और तीसरे में उसने जो बोला है, कि साहब टोटल बताओ, टोटल कितना दोगे हैवी वर्कर प्रेग्नेंट फीमेल को। तब हम उसे बोलेंगे साहब टोटल में क्या दिक्कत है, नॉर्मली कितनी होती है 2850, आपने कितनी ऐड कर दी 350, टोटल कितनी होगी 3200 किलो कैलोरी।
3200 किलो कैलोरी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको 3 स्टेजेस थोड़ी ध्यान रखनी है। प्रेगनेंसी में बढ़ाते हैं, उससे भी ज़्यादा दी जाती है पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रेगनेंसी से ज़्यादा लेकिन पहले 6 महीने से कम दी जाती है लास्ट 6 महीने में 520 किलो कैलोरी। बस इतना पढ़ लेना कि वो सेडेंटरी मॉडरेट हैवी नॉर्मली पूछ रहा है, ठीक है, या फिर वो एक्स्ट्रा कितनी दी जा रही है प्रेगनेंसी के बाद ये पूछ रहा है, या फिर वो आपसे टोटल पूछ रहा है। ये थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, वहाँ पर किस लेवल का क्वेश्चन आंसर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक, प्रोटीन की बात करें, वो क्या प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला साहब प्रेग्नेंट की बात करें, फीमेल की बात करें, नॉर्मली आप फीमेल के लिए लिखते हो 55 ग्राम, और अभी अभी आपने बोला प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा देना है 23 ग्राम एक्स्ट्रा, ये भी पढ़ लेना आप। अगर क्वेश्चन की भाषा आपसे बोल रही है एक्स्ट्रा प्रोटीन कितना देना है, तब आपको लिख के आना है 23 ग्राम। अगर आपसे पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितना देना है प्रेग्नेंट फीमेल को, तब बोल के आना है 23। तो वो कह रहे हैं साहब टोटल कितना देना है, टोटल, तब आप बोलोगे कि साहब जो नॉर्मली दिया जाता है 55 उसमें 23 जोड़ दो तो हो जाएगा 75 ग्राम। तो इस तरीके से एनर्जीज और प्रोटीन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रोटीन में तो इतनी दिक्कत नहीं है, प्रोटीन तो वेट से चलता है। जनरली 60 ग्राम होता है मेल के लिए, 55 ग्राम होता है फीमेल के लिए। फीमेल की किसी भी प्रेगनेंसी स्टेज पे बात करोगे तो 23 ग्राम एक्स्ट्रा, पहले 6 महीने देते हैं लैक्टेशन में जोड़ देना आप 19 ग्राम, अगर लास्ट के 6 महीने देते हैं तब आप जोड़ देना 13 ग्राम प्रोटीन को लेकर। और ऊर्जा की बात करें, एनर्जीज की बात करें, तो प्रेगनेंसी में बढ़ानी है 350 किलो कैलोरी, पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज्यादा तब होती है 600 किलो कैलोरी, और लास्ट के 6 महीने तब होती है 520 किलो कैलोरीज। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले इन छोटे छोटे टॉपिक्स को दिमाग में रख जाना, क्योंकि न्यूट्रिएंट ऊर्जा आपस में जुड़ी हुई है, तो क्वेश्चन तो आएंगे अपने। ठीक, हम चलते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ। न्यूट्रिएंट्स में बोल रहे हैं साहब आपने अगर बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अपन शुरुआत करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, शुरुआत करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो क्यों ना सबसे पहले उसे ही पढ़ा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ही ने बोला थोड़ी देर पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट और P फॉर प्राइम इंपॉर्टेंस, और P4 जो नाम है दैट इज प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटीन्स। तो जो पहला नाम हम डिस्कस करें, पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हम डिस्कस करें, प्रोटीन्स ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑल ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपन जिस न्यूट्रिएंट को देते हैं प्रोटीन को ही देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, तो कुछ फंक्शंस इसके देख लेते हैं, कुछ फंक्शंस इसके देख लेते हैं। कुछ तो आप देख चुके हो थोड़ी देर पहले, आप ही ने थोड़ी देर पहले बोला कि सब बॉडी बिल्डिंग की अगर बात होती है, मसल मास की अगर बात होती है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है, तो पहला इंपॉर्टेंट नाम जो बनते प्रोटीन ही आता है। ठीक, क्योंकि बच्चे से बड़ा, बड़े से एडल्ट होना, मसल मास का बिल्डअप होना, यही तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ करता है। या फिर अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अपन ध्यान ही किस पे दे रहे हैं, प्रोटीन पे दे रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई भी नहीं है। पहला फंक्शन बॉडी बिल्डिंग, मसल मास फॉर्मेशन। दूसरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। हमारे शरीर में जो बेसिकली इंजरीज हुआ करती है, ठीक है, तो जो टिश्यू इंजरीज हुआ करती है उनकी मरम्मत करने का काम तो प्रोटीन ही करता है। ठीक, जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो होता क्या है, कोई भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है तो पहले जो टिश्यूज होते हैं डैमेज होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप बढ़ाते हो, ठीक है, फिर वो टिश्यूज बनता है। ठीक, तो डैमेज और बिल्डअप हावी हो जाता है, तब मसल मास फॉर्मेशन होता है। तीसरा कोई काम हमारे दिमाग में आए तो बोला सब मेन नाम जो आप नाम लेते हो, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, मेन नाम जो आप लेते हो हमारे शरीर में, एंजाइम्स, हार्मोन, एंटीबॉडीज, क्लोटिंग फैक्टर्स, क्लोटिंग फैक्टर्स, इनकी नेचर काफी हद तक प्रोटीनियस ही तो हुआ करती है, प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है, तो बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन फैक्टर्स की जो नेचर होती है प्रोटीनियस ही हुआ करती है। तो कह रहे अगर आप किसी न्यूट्रिएंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। आपका एग्जाम क्या से ज्यादा क्यों पे है, क्या तो आप बोलते हो, बट अगर आपके दिमाग में क्यों भी है तो एग्जाम आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। आपने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन को ही क्यों बोला जाए, कुछ दिमाग में काम होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग, जैसे आपने रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बोला एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन फैक्टर्स की प्रोटीनियस ही होते हैं नेचर में, तो इनके बिना बॉडी फिजियोलॉजी बेसिकली काम नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन। और क्या पूछा जा सकता है प्रोटीन के बारे में? नेक्स्ट आप बोलते हैं कि साहब प्रोटीन को एक नाम दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये शब्द? वो कैसा, ऑर्गेनिक का मतलब तो पता है, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक का मतलब हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक का मतलब ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक नेचर का मतलब कार्बन तो है ही है बेसिकली। तो हम बताते हैं प्रोटीन में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, आप एग्जामिनर आपसे क्या सुनना चाहता है वो इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे क्या सुनना चाहता है वो इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है साहब प्रोटीन में तो पता नहीं क्या क्या होता है, आपके लिए या एग्जामिनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो शब्द है नाइट्रोजन। क्या क्वेश्चन आया हुआ है हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साहब 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन दिमाग में रख लेना। माना जो प्रोटीन्स है वो कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं, ऑर्गेनिक नेचर तो है इनकी, लेकिन प्रोटीन्स का सबसे सिग्निफिकेंट जो मतलब है वो क्या हो सकता है, तो हमारी जुबान पर नहीं, प्रोटीन खाने का मतलब एक तरह से आप खा लो कि आप नाइट्रोजन ही खा रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि साहब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, ये आपको घर से लर्न करके जाना पड़ेगा। 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एग्जामिनर ये कहना चाह रहे हैं अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, तो एक तरह से आपकी बॉडी को 6.25 ग्राम नाइट्रोजन की क्वालिटी मिल रही है। ठीक, तो आपको ये वैल्यूज थोड़ा दिमाग में आपको घर से याद करके जाना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है?
एक आपसे पूछ सकते हैं कि सब बॉडी वेट का कितना परसेंट जनरली प्रोटीन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सब 20% ऑफ बॉडी वेट, 20% ऑफ बॉडी वेट, ये आप दिमाग में रख जाना। 20% ऑफ बॉडी वेट ऑन एन एवरेज एडल्ट हेल्दी अगर बात करें यूजुअली प्रोटीन ये होना चाहिए नेचर बॉडी। एक आपसे पूछते हैं फेमस क्वेश्चन जो लगभग सभी को पता, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। मतलब एग्जामिनर बोलते हैं कि जैसे आपसे पूछते हैं कि ब्रेन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, आप क्या बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि साहब किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, आप बोलते हैं नेफ्रॉन। आपसे पूछते हैं आपकी बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो अपन बोलते हैं सेल। मतलब सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो अपन बोला करते हैं बॉडी की ऑर्गेनिज्म, तो अपन बोलते हैं सेल। ऐसे बोला जब प्रोटीन को तोड़ा जाए तो प्रोटीन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होना चाहिए, अधिकतर बच्चों को आंसर पता होता है। नाम हुआ करता है एमिनो एसिड्स, नाम हुआ करता है एमिनो एसिड्स। तो एक तो प्रोटीन का मतलब नाइट्रोजन दिमाग में रखना है। क्वेश्चन 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 6.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन क्वालिटी वाला पूछा गया है। नेक्स्ट बॉडी वेट का 20% ऑन एन एवरेज आइडियली प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी यूनिट संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, तब हम समझते हैं इस चीज को। सबसे छोटी जो इकाई पूछी जाती है बोली जाती है दैट इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। वो बदमाश नहीं थी। एमिनो एसिड की बात करें, छोड़ दे क्वेश्चन बनते हैं अपने लिए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछते हैं ठीक है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, what are the total number of amino acids required for human beings? मार गोड़े करो दो एक क्वेश्चन तो याद है मार गोड़े तो जो कि साहब ह्यूमन बींग्स के लिए रिक्वायर्ड टोटल अमीनो एसिड का नंबर कितना होता है, पर डे कितना तो आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम। तब हम बोलते हैं साहब 20 अमीनो एसिड्स। हे डटू मन 20 एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि टोटल जो रिक्वायरमेंट बॉडी की ह्यूमन बॉडी की अमीनो एसिड्स को कितने चाहिए होते हैं, हम बोलते हैं 20। 20 को अपन दो भागों में बांटना पसंद करते हैं। 20 को अपन दो भागों में बांटना पसंद करते हैं। एक आप नाम लेते हो एसेंशियल, एक आप नाम लेते हो एसेंशियल, और दूसरा आप नाम लेते हो नॉन एसेंशियल। दूसरा आप नाम लेते हो नॉन एसेंशियल, एक होता है एसेंशियल, दूसरा नाम लेना पसंद करते हो नॉन एसेंशियल। किसका नाम क्या सोच के रखा गया है, किसका नाम क्या सोच के रखा गया है, एसेंशियल कौन है, नॉन एसेंशियल कौन है। तो आपने बोला साहब जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है प्रोटीन की सबसे छोटी अमीनो एसिड कैप्सूल भी आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट 20 की हुआ करती है पर डे का। तो बोला दो में क्लासिफाई किया गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, कौन कितने। तो क्या साहब एसेंशियल को एसेंशियल बोला क्यों है वो तो बता दीजिए। एसेंशियल का मतलब होता है शायद बॉडी में इनका सिंथेसिस बहुत कम या है ही नहीं, ये बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक। तो बॉडी में नहीं बन रहे तो फिर हम कहाँ से लें, तो हमें किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, डाइट पे। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो बॉडी नहीं बना पा रही है उसकी आपको पूर्ति कहीं से करनी पड़ेगी, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, इनको बोला एसेंशियल। नॉन एसेंशियल क्या हुआ करता है, एसेंशियल के ही डेरिवेटिव, एसेंशियल के ही डेरिवेटिव होते हैं नॉन एसेंशियल। हमें जो समझना है वो एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं हमको डाइट से लेने पड़ेंगे। अगर आपने वो ले लिए तो वो बाद में कन्वर्ट होकर बना सकते हैं नॉन एसेंशियल। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड। तो इसके लिए मिनोमिक हुआ करता है, सिलेबस मिनोमिक है। एक कंफ्यूजन का पॉइंट रहेगा कि एसेंशियल कितने हैं और नॉन एसेंशियल कितने हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो हम बोलेंगे साहब 10 नाम तो है एसेंशियल, 10 नाम तो है एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नाम है नॉन एसेंशियल। 10 नाम है एसेंशियल और 10 नाम है नॉन एसेंशियल। 10 के अलावा किसी के दिमाग में अभी कुछ आ रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। अभी थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पास ठीक है 10 ही ऑप्शन है, बाकी जो ऑप्शन है वो थोड़े से दिक्कत है। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड 10, उसके लिए लिखा जाता है मिनोमिक। तो एग्जामिनर बोला साहब अमीनो एसिड्स की अगर बात की तो टोटल अमीनो एसिड्स आपने बोलना चाहे 20 को आपने क्लासीफाई कर दिया दो, एक हो गया एसेंशियल, एक हो गया नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अभी आप मान के चल रहे हो 10 तो एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। 10 एसेंशियल नाम कौन कौन से, इसके लिए मिनोमिक हुआ करता है टीवी, मिल, पत। तो जो जरूरी हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, जो हम बाहर से ले रहे हैं, उनके नाम तो एटलीस्ट एग्जामिनर इस पे तो क्वेश्चन बनाएगा। तो 10 नामों के लिए क्या मिनोमिक हो सकता है, तो दैट इज टीवी, मिल, पत। इस मिनोमिक से हम जनरेट करेंगे 10 नाम। बोला टीवी, मिल, पत, टीवी, मिल, पत। इससे हम जनरेट करेंगे 10 नाम, टीवी, मिल, पत। 10 नाम जो कि हमें रोज से रोजमर्रा लाइफ में चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते होते। 10 नाम हम लिख के टीवी, मिल, पत। किसका क्या मतलब हुआ करता है आप समझते हैं, ठीक है। वी का मतलब हुआ करता है वैलिन, एम का मतलब हुआ करता है मीथियोनिन, आई का मतलब हुआ करता है आइसोल्यूसिन, एल का मतलब हुआ करता है ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब हुआ करता है लाइसिन, पी का मतलब हुआ करता है फिनाइलएनिलीन, ए का मतलब हुआ करता है आर्जिनिन और एच का मतलब हुआ करता है हिस्टिडीन। 10 नामों के क्या क्या अर्थ निकलते हैं उसमें हमने बोला। वी का मतलब वैलिन, एम का मतलब मीथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, दूसरे एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब फिनाइलएनिलीन, ए का मतलब आर्जिनिन, एच का मतलब हिस्टिडीन। जानबूझ के हमने 2 शब्द छोड़ दिए, ठीक है। जानबूझ के हमने 2 शब्द छोड़ दिए।
क्योंकि एग्जामिनर को पता है आपसे गलती कहाँ करवाई जा सकती है। वो कह रहा है इनको 10 नाम इनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल इनके दिमाग में 3 नाम घूम रहे हैं। एक टायरोसिन, एक नाम हुआ करता है थ्रियोनिन, और एक नाम हुआ करता है ट्रिप्टोफैन, एक नाम हुआ करता है ट्रिप्टोफैन। तो एग्जामिनर बोल रहा है साहब मेरी लिस्ट में 2 नाम है और इनके दिमाग में 3 नाम चल रहे हैं, तो आगे बढ़ते तो स्टूडेंट गलती करेगी और यही एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो अपन पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कौन नहीं है, बेसिकली वो पता होना चाहिए। तो साहब जिससे बच के रहना है दैट इज टायरोसिन, टायरोसिन से बच के रहना है। टायरोसिन असेंशियल की लिस्ट में कहीं नहीं होता है, क्योंकि हम इतनी सारी पढ़ाई कर चुके होते हैं, हमारे दिमाग में नाम चल रहे होते हैं, क्योंकि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ये सारे शब्दों ने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े लिए होते हैं। हम बोलेंगे किसका नाम नहीं आना चाहिए, वो है टायरोसिन। टायरोसिन इस लिस्ट में कहीं नहीं, वो बच्चा तो सेफ है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं फिनाइल एलिसाइलानाइन ही जन्म देता है टायरोसिन, फिनाइल एलिसाइलानाइन ही जन्म देता है टायरोसिन। जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा होता है नॉन एसेंशियल, वो हमेशा होता है नॉन एसेंशियल। टायरोसिन तो साफ साफ नजर आ रहा है, टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल, एसेंशियल तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि खुद ही फिनाइल एलिसाइलानाइन से बन रहा है। तो अब कंफ्यूजन नहीं है, अब आप विदाउट कंफ्यूजन साफ साफ बोलेंगे साहब एक तो है आपका थ्रियोनिन, और दूसरा है आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो एग्जाम हार्ड नहीं है एक्चुअली, एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो ऑप्शन दिए जाते हैं और वो आपके दिमाग में जो बेसिकली आप क्वेश्चन लेके बैठे हो उसकी वजह से उनसे गलतियां हो जाती है। तो इनको ये तो पता है टीवी मिल पाता है, इनके दिमाग में ये भी पता है 10 नाम है, लेकिन एक गलती कर बैठे इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कौन सा टीम नहीं नाम लेना है। टायरोसिन का नाम कहीं नहीं है, टायरोसिन खुद ही किससे बनता है, फिनाइल एलिसाइलानाइन से। जो जन्म देता है वो होता है एसेंशियल और जो जन्म लेता है वो होता है नॉन एसेंशियल। इस एक क्वेश्चन से बच के रहना है। कंफ्यूजन नंबर सेकंड है कि आजकल एक और वर्ड चल रहा है, उसका नाम है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। आजकल एक और वर्ड चल रहा है, उसका नाम है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। नया नाम सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। होता क्या है पहले समझ लो। सेमी का मतलब सभी लोग समझते हो, सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ। वो कह रहे आंसर जो शब्द है खुद ही आंसर दे देगा। आजकल एक नया शब्द चल रहा है सेमी एसेंशियल। क्या होता है सेमी एसेंशियल? मतलब शायद आधा, कुछ ऐसी कुछ बात हो रही है। तो सब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं, अगर आप बात करोगे चाइल्डहुड फेज की, चाइल्डहुड फेज में वो आपकी बॉडी में नहीं बन रहे, चाइल्डहुड फेज में वो आपकी बॉडी में नहीं बन रहे, तो मजबूरन आपको बच्चों को उसे डाइट में देना पड़ेगा, ठीक। हाँ, अगर बात करें एडोलसेंट या फिर एडल्ट फेज की, तब बॉडी ने बना लेती है, तो पहले सेमी एसेंशियल का मतलब समझ लीजिए। सेमी एसेंशियल का मतलब है कि लाइफ साइकिल की किसी स्टेज पे तो बॉडी से नहीं बना पा रही है, तो आपको डाइट से ही लेना पड़ेगा। लेकिन लाइफ साइकिल की एडवांस स्टेज पे बॉडी इसे बना लेती है, तो आपको डाइट से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो साहब जब बॉडी इन्हें नहीं बना पा रही थी तब इनकी कैटेगरी थी नॉन एसेंशियल, लेकिन जब इन्हें बॉडी बनाने लगी तब इनकी कैटेगरी हुई एसेंशियल, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल आधा टाइम नॉन एसेंशियल, आधा टाइम एसेंशियल। बोले इनका नाम ही आपने क्या रख दिया, सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल, ठीक है। तो जिसको सेमी का मतलब पता है हाफ, उसको रिकॉल हो जाएगा हाफ का मतलब ये। तो यहीं से ही आएंगे आपके दिमाग में 2 नाम, कि साथ 2 नाम है टोटल 2 नाम, ठीक है। टोटल 2 नाम में अगर आप गौर फरमाओगे तो जिसने सेमी को समझा हाफ, शुरू के 2 लेटर उठा लेना, उसी से ही आंसर रिकॉल होंगे। पहला नाम जो दिमाग में आएगा दैट इज हिस्टिडिन, और दूसरा नाम जो दिमाग में आएगा वो होगा आर्जिनिन, आपका आर्जिनिन। तो ये नया कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हर चीज़ का आंसर हाफ से निकल जाएगा। हाफ का मतलब 1/2, तो कितने हैं 2, ठीक है। 2 में कौन कौन से नाम है, पहला H हिस्टिडिन, दूसरा कौन सा नाम है आर्जिनिन, 2 नाम। क्यों बोला सेमी एसेंशियल? क्योंकि चाइल्डहुड फेज में बेसिकली बॉडी नहीं बना पाती, डाइट से देना पड़ता है बच्चों, बट एडवांस साइड में बॉडी बना लेती है, तो डाइट से लेने की जरूरत नहीं होती है। 2 नाम होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडिन। तो अब क्या करें, ठीक है। आप बोल रहे हो एसेंशियल है 10, नॉन एसेंशियल है 10। उधर आप कह रहे हो कि सब एसेंशियल 2 नाम है आपके पास, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। तो आर्जिनिन और हिस्टिडिन को कहाँ रखें अपन, एसेंशियल में कि सेमी एसेंशियल में कि नॉन एसेंशियल? ये क्वेश्चन थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला अपने से पूछे जाते हैं। तो आप बोलना, ठीक है। आपका एग्जाम बोलता है 4 में से सबसे सही है वो बता दो बस, ठीक। अगर आपके पास क्वेश्चन आया टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, और आपके पास 10 के अलावा कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है, आपको टिक करके आना है 10, ठीक।
उसने बोला नहीं, वही क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, वही क्वेश्चन, लेकिन अब की बार उसने आपके ऑप्शन में 10 के साथ 8 भी दे दिया, तब आपका दायित्व बनता है 8 को सही करना, तब आपका दायित्व बनता है 8 को सही करना। और तीसरा क्वेश्चन कि साहब सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें आपके 2 नाम फिक्स हैं जिनको आपने हटाया, पहला आर्जिनिन और दूसरा हिस्टिडिन। तो आपके एग्जाम्स में आप क्वेश्चन की भाषा और ऑप्शंस को बेसिकली आप थोड़ा सा वो करो, वो रिलेट, तो आपको सही आंसर मिलेंगे। अगर आपको 10 के अलावा कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिल रहा है, आपको 10 ही करके आना पड़ेगा। अगर आपको 10 के सामने 8 भी मिल रहा है, तब आपको 8 करके आना पड़ेगा। मतलब आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है 2 नाम आप मत कंसीडर करो, क्योंकि जो 2 नाम है आर्जिनिन और हिस्टिडिन, बेसिकली उनको एक नई कैटेगरी में रख दिया गया है, और वो है आपका सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड। एक तो आप इस कंफ्यूजन को घर से दूर करके जाना कि 10 नाम में एक तो कौन सा टी नहीं है, टायरोसिन नहीं होता है, क्यों 2 नाम है, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये कंफ्यूजन आपको ये दूर करके जाना है कि अगर 10 के अलावा सूटेबल ऑप्शन नहीं है, 10 ही लिख के आना है। लेकिन 10 के आगे अगर उसने 8 दे दिया है, तब आपको 8 ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस मानी जाएगी, 8 टिक करके आना पड़ेगा। 2 नाम दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिसे आप बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है आर्जिनिन और दूसरा है हिस्टिडिन। एक तो अमीनो एसिड्स के नंबर को लेके ये कंफ्यूजन आप घर से ही दूर करके जाना। एक लास्ट कैटेगरी जो बचती है, लास्ट कैटेगरी, एक क्वेश्चन लगभग पक्का होता है लिमिटिंग एमिनो एसिड। लिमिटिंग एमिनो एसिड्स, एक नया जो वर्ड होता है लिमिटिंग एमिनो एसिड, इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस स्लाइड, उन स्लाइड्स को अलग रखो, इस टॉपिक को अलग रखो। एक नया वर्ड आजकल पूछते हैं लिमिटिंग एमिनो एसिड क्या हो, तो अब बोलना साहब पहले मतलब तो समझ लें लिमिटिंग। का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना, ठीक है, जो भी डाइट आप ले रहे हो, जो भी फूड आप खा रहे हो, और उसमें जो एमिनो एसिड
एब्सेंट है, वेट समझ लीजिए। मैं सोच रहा हूँ ये खा के कि इसमें फिनाइलएलनिन होगा, लेकिन उसमें फिनाइलएलनिन है ही नहीं बेसिकली। तो उस डाइट के लिए जो अमीनो एसिड है वो बन गया है लिमिटिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो जिस डाइट में जो अमीनो एसिड एब्सेंट होता है वही बन जाता है बेसिकली लिमिटिंग अमीनो एसिड उस डाइट के लिए। एक तो इस शब्द का मतलब आप क्लियर कर लो कि साहब लिमिटिंग अमीनो एसिड का मतलब क्या हुआ। करता है तो आप खा रहे हो ये समझ के कि साहब इसमें मिथ्योनिन होगा, जबकि उसमें मिथ्योनिन नहीं है उस डाइट में। तो वो बन गया उसके लिए लिमिटिंग। हमारे से क्या लिमिटिंग अमीनो एसिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा मिनोमिक है, ठीक है साहब। आपने बस तो उनमें एक पहेली सुनी होगी, एक पहेली बोला करते थे, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। एक ऐसी कोई पहेली हुआ करती थी लिमिटिंग अमीनो एसिड के क्वेश्चन। इससे टैकल हो जाएंगे। वगैरह साहब कुछ भी नहीं, इधर लिखा कि CM PCM और उधर भी लिखा PCM।
इधर लिखा आपने पीसीएम और उधर भी लिखा आपने पीसीएम, तो 3 अक्षर दिमाग में रखने, ठीक है। वर्टिकली भी पीसीएम, पैरासिटामोल निगमित हुआ करता है और पैरासिटामोल के नाम से याद रह जाएगी। तो वर्टिकली भी पीसीएम और हॉरिजॉन्टली भी अपन बोलेंगे पीसीएम। इससे लिमिटिंग के लगभग सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या कह रहा है, अगर आप बात करोगे खाद्य पदार्थों की, अगर आप बात करोगे खाद्य पदार्थों की, मेन खाद्य पदार्थ कौन से यूज हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम बोलते हैं साहब मेन खाद्य पदार्थ में जो पहला नाम आता है वो आता है पल्सेस। पल्सेस दूसरा नाम नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है सीरियल्स। सीरियल्स और तीसरा नाम जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये जो खाद्य पदार्थ यूज हो रहा है इंडिया में, ठीक है। वो आता है मेज। तो वर्टिकली जो पीसीएम लिखे गए ये तो वो खाद्य पदार्थ है जिन पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। या तो क्वेश्चन दालों का होगा, पल्सेस का, या फिर सीरियल्स का होगा, अनाज का, या फिर होगा मक्का का, ठीक। अब वो पूछेगा किसमें क्या नहीं है ये बता दो, किसमें क्या नहीं है, वही लिमिटिंग बन जाएगा उसके लिए। तो आप बोलना साहब पल्सेस के लिए तो मिनोमिक पीसीएम हो ही गया। बाकी दो के लिए मिनोमिक हुआ करता है एलटी। एलटी
लॉयल्टी आप लैब टेक्नीशियन के हिसाब से चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। लैब टेक्नीशियन के हिसाब से आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो। मतलब 3 खाद्य पदार्थ हैं और उनमें कौन से अमीनो एसिड नहीं पाए जाते, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाषा ये बन के आएगी कि विच इज द लिमिटिंग अमीनो एसिड इन पल्सेस, सीरियल्स या फिर मेज। तुम देख लेते हैं। मीनोमिक बोल रहा है साहब दालों में 2 एमिनो एसिड नहीं पाए जाते।